चलो यहाँ ध्यान दो। हम लोग क्या पढ़ रहे थे क्लास 10th का बायोलॉजी बोले तो जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 7, ठीक है ना। ऐसे NCERT में चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा, लेकिन भारतीय भवन में चैप्टर नंबर 7 में, जिसका नाम क्या था, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसमें पार्ट 1 पढ़ लिए थे ना। पार्ट 1 में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बता रहे थे, थोड़ा जो पार्ट 1 में पढ़े थे थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है ना। तुम लोग को क्या बताए थे, पार्ट 1 में पढ़ा रहे थे तो आनुवांशिकता पहले किससे बोले थे, तो बोले थे क्या, आनुवांशिक गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचलन होना क्या कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है, बताए थे ना। और बताए थे तुम लोग को क्या, जो बताया थोड़ा रिवीजन कराते जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, तुम लोग को बताए थे कि आनुवांशिकता का पिता, आनुवांशिकता का यानी आनुवांशिकता का जनक, पिता बोले तो आनुवांशिकता का पिता किसे कहा पहले बता दे, आनुवांशिकता का पिता किसे कहा गया, ग्रेगर जॉन मेंडल नहीं था, वही मटर के पौधा पर प्रयोग किया था ना। सब बंद रहे यहाँ जोर हुआ, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन, पूरा नाम याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, खाली मेंडल याद रखना, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन। और ये बताया था कि ये कौन पौधा पर प्रयोग किया था, तो पौधा का नाम था क्या, तो पौधा का नाम था मटर का पौधा। किससे प्रयोग किया था, मटर का पौधा पर प्रयोग किया था ना। और ये दो बार प्रयोग किया था, क्या था, 2 बार प्रयोग, ठीक है ना। एक को बोलते हैं प्रथम प्रयोग का नियम, मेंडल का जो प्रथम प्रयोग था उसको बोलते हैं प्रथम प्रयोग का नियम, ठीक है ना। फिर तुम लोगों को कल बताए थे कि मतलब कोई लड़का और कोई लड़की कब होता है, बताए थे ना। तो लड़का के लिए, लड़का के गुणसूत्र क्या होता है, लड़का के लिए होता है XY, क्या होता है, तो बता चुके हैं ना। और लड़का के क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम बोले तो गुणसूत्र क्या होता है, XX होता है ना। तो कल तुम लोग को बताए थे ना कि पुरुष इधर लिखे थे, इधर क्या लिखे थे, महिला लिखे थे ना। पुरुष में क्या लिखे थे, पिता लिखे थे, लिखे थे। तुम लोग को बताया था कि पुरुष मनुष्य में कितना क्रोमोसोम होता है, जल्दी बता 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, यानी बोले तो 46 हो, कितना होता है 46 क्रोमोसोम होता है, डाट आएगा, ठीक है ना। पुरुष में जो क्रोमोसोम होता है XY, क्या होता है, क्रोमोसोम को हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र, क्या बोलते हैं, XY होता है। और महिला में जो क्रोमोसोम होता है क्या होता है, XX, क्या होता है, XX होता है, ठीक है ना। हम बताए थे कि जब XY होगा तो क्या होगा, लड़का, और जब XX होगा तो क्या होगा, जब यहाँ से मान लो पुरुष से गया X और यहाँ से महिला से मिला X, तो क्या होगा, XX हो गया, तो क्या बना, लड़की, क्या बना, क्योंकि XX किसको दिखाता है, लड़की दिखाता है, लड़की बन गया। अब मान लो X गया और फिर यही ई वाला X से मिल गया, तो फिर क्या बनेगा, फिर क्या बना, लड़की, क्या बना, लड़की, ठीक है ना। अब मान लो ये Y गया और ये X से मिल गया, तो क्या हो गया, XY, क्या हो गया, XY बोले तो लड़का, क्या हुआ, लड़का हुआ। कल हम तुम लोगों को पढ़ा चुके हैं, अभी थोड़ा हम फास्ट में जा रहे हैं। फिर मान लो अभी यहाँ ध्यान दो, X ही गया ना, ये Y गया, X से मिल गया ना, अभी Y जाके ये वाला X से मिलेगा, ठीक है ना। ये Y गया और ये X से मिल गया, तो क्या हो गया, XY, क्या हो गया, XY यानी लड़का, क्या हो गया। इस प्रकार क्या होता है, लड़का होगा कि लड़कियों का निर्धारण होता है, यानी 50% चांस होता है कि लड़का होगा, या 50% चांस होता है लड़की होगा, क्योंकि 2 बार 2 लड़की था और 2 क्या था, तो 50-50 हो गया, दोनों बराबर हो गया, तो 50% चांस है कि लड़का होगा या लड़की। फिर तुम लोगों को कल नोट में बताए थे कि बताओ लड़का होगा या लड़की होगा, किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है, किसके क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, पुरुष का कि महिला पर, तो बताए थे पुरुष यानी पिता के क्रोमोसोम पर। इसके पास तो दोनों XX है ना। अब यहाँ से जाके क्या मिल रहा है, अगर X मिलेगा तो लड़की होगा, अगर यहाँ से जाके Y मिलेगा तो क्या होगा, लड़का होगा। यानी लिंग का निर्धारण किससे होता है, तो लिंग का निर्धारण होता है पिता के क्रोमोसोम से। लिंग का निर्धारण किससे होता है, तो लिंग का निर्धारण, इस तो हम कल बता चुके हैं ना, वही थोड़ा फास्टली जा रहे हैं। लिंग का निर्धारण पिता के क्रोमोसोम से होता है, पिता के क्रोमोसोम से, इसे कल तुम लोग को बता चुके हैं ना, पिता के क्रोमोसोम से होता है, समझ तुम लोग आ गया। अब तुम लोग क्वेश्चन अगर बता कि पुरुष क्रोमोसोम कौन है, ऑप्शन में दे देगा XY, या दे देगा XX, या दे देगा YX, ठीक है ना, या दे देगा इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, तो पुरुष क्रोमोसोम ये हो जाएगा। पूछेगा मादा क्रोमोसोम या महिला क्रोमोसोम कौन है, तो XX, क्या है, और यही दोनों को बोलते हैं लिंग क्रोमोसोम, क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तुम लोग बताए थे ना कि कितना जोड़ा होता है, 23 जोड़ा होता है, 23 जोड़ा होता है ना। तो ये जो 23 जोड़ा में से 22 जोड़ा तो एक जैसा होता है, 22 जोड़ा क्या होता है, ठीक है ना। और जो लास्ट जोड़ा है यानी 22 + 1 23 होगा ना, तो जो लास्ट जोड़ा है जो एक जो है वही करता है लिंग के निर्धारण, जिसमें एक जोड़ा में जो है
ये देखें यहाँ पे एक जोड़ा में पुरुष में XY पाया जाता है और लास्ट जोड़ा एगो में डबल X पाया जाता है। बाय जोड़ा दोनों में सेम होता है, बाय जोड़ा दोनों में क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब तुम लोग को पढ़ाएंगे हम क्या कि जैव विकास के बारे में, किसके बारे में पढ़ाएंगे? चल यहाँ ध्यान दे थोड़ा, ये मिटाएं, ये सब तो लिखवे ले थे कल। मतलब जीव का विकास कैसे हुआ, जीव का विकास एक बार जीव का विकास नहीं हो गया। हाँ, जब पहले पृथ्वी बना होगा, पहले पृथ्वी क्या था, आग का गोला था, फिर पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा हुआ, क्या हुआ, ठंडा हुआ, फिर यहाँ पर क्या आया, पानी आया, फिर पानी आते आते पहले बताओ, पहले जो जीव का विकास हुआ ना, पहले हुआ पानी में। कहाँ हुआ? पानी में हुआ। कहाँ पर हुआ? पानी में। यानी पूछेगा सबसे पहले जीव का विकास कहाँ हुआ था? जल में। कहाँ पर हुआ? जल में हुआ। कहाँ पर हुआ? जल में। अब जल से कुछ विकास हुआ और कुछ जल में जो किनारवा रहता होगा जीव, उजाला उछलता होगा, जमीन पर आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह उछलते उछलते मतलब कभी जलों में रहने के लिए उसको हैबिट हो गया होगा, जमीनों पर रहने के लिए हैबिट हो गया होगा, तो जल से निकल के भाग गया होगा, तो धीरे धीरे क्या हुआ, फिर स्थल पर विकास हुआ। क्या हुआ? और इसी प्रकार विकास होते होते धीरे धीरे उड़ने वाला जीव का विकास हो गया, यानी हवा में उड़ने वाला जीव का विकास हुआ, और लास्ट में जाके मानव का विकास हुआ, क्योंकि मानव सबसे जटिल जीव है। जटिल तो समझता है ना, मानव का शरीर का रचना सबसे जटिल है। क्या है? तो जैव विकास कैसे हुआ? तो जैव विकास एक दिन में हो गया क्या? मतलब धीरे धीरे जो हम लोग मानव बने, हम लोग पहले क्या थे, बंदर के प्रजाति थे, बंदर प्रजाति थे। तो कुछ बंदर तो बंदर रह गया, लेकिन कुछ बंदर में क्या हुआ, विकास होते गया, विकास होते गया, धीरे धीरे आदि मानव से धीरे से पहले झुका रहता था, धीरे धीरे मनुष्य के पूछ भी था, लेकिन धीरे धीरे विकास होते होते लाखों करोड़ों वर्ष में क्या हुआ, अभी तरह मानव बन गया, अभी तरह क्या हो गया, मानव बन गया। ठीक है, तो जैव विकास के बारे में पढ़ना है, जैव विकास के बारे में यहाँ ध्यान दे। कौन सी हुआ? यहाँ ध्यान दे, जैव विकास के बारे में जब पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे डार्विन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? डार्विन कौन था? वैज्ञानिक था। कौन था? वैज्ञानिक। और फिर पढ़ेंगे लेमार्क के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लेमार्क के बारे में। ठीक है ना, लेमार्क के, और एक ठो चलो लेमार्क के यहीं पर दे देते हैं, लेमार्क के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम, लेमार्क भी कौन है? वैज्ञानिक। कौन है? और एगो पढ़ेंगे हुंगो डी ब्रिज। हुंगो आज ज़्यादा बड़ा चैप्टर ना है, ठीक है ना, समाप्त हो जाएगा फटाक सा, और जितना इंपॉर्टेंट है सब बता रहे हैं। हुंगो डी ब्रिज, हुंगो डी। डार्विन एक पुस्तक लिखा था जो बार बार पूछता है, डार्विन का पुस्तक का नाम क्या है? डार्विन का पुस्तक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। पूछेगा ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? तो क्या बोलना, डार्विन। क्या बोलना है? ओरिजिन मतलब उत्पन्न, ओरिजिन मतलब, और किसका उत्पन्न? स्पेसीज मतलब जीव जंतु। क्या? जीव जंतु का विकास कैसे हुआ पूरा वो पुस्तक में बतैले। पूरा पुस्तक में कैसे कैसे जीव का विकास हुआ, मनुष्य अभी तक जो पहुंचा, कैसे कैसे उसका पीढ़ी मतलब पहले किस तरह था, आदि मानव की तरह था, कैसे कैसे विकास हुआ, उसके पूरे बारे में बतैले किसमें? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में बतैले। तो पूछेगा, तुम लोग क्वेश्चन पूछेगा, बताओ ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? तो बोलना है डार्विन। क्या बोलना है? पूछेगा, बता, डार्विन एक सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? सिद्धांत तुम लोग समझता है ना, नियम। सिद्धांत मतलब था नियम। समझ आ गया तुम लोग को? अच्छा, तुम लोग सिद्धांत क्या रहता है कि पढ़ते तो आयदे ना होता है, ये तुम लोग को सिद्धांत हो गया था, पढ़ेगा तो आयद ना होगा। चले क्या, तो डार्विन सिद्धांत दिया था। डार्विन क्या दिया था? डार्विन जो सिद्धांत दिया था नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी का सिद्धांत। नेचुरल, क्या बोल रहे हैं? नेचुरल सिलेक्शन। सब हिंदी में लिखा है कि तुम लोग को पढ़ने में दिक्कत ना हो। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी का सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी का। और इसके बारे में डार्विन बोला था क्या? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी का सिद्धांत दिया था। चलो यहाँ लिखते हैं, का सिद्धांत दिया, मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे प्रकृति चयन का सिद्धांत। नेचुरल को क्या बोलेंगे? प्रकृति। क्या बोलेंगे? सिलेक्शन को बोलेंगे क्या? सेलेक्ट मतलब चुनना, सेलेक्ट मतलब क्या? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत क्या बोलेंगे? नेचुरल मतलब प्राकृतिक, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, सिलेक्शन मतलब चयन करना, सिलेक्शन मतलब, तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। बोले प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो क्या बोलना? डार्विन। कौन बोल रहा है? डार्विन का पूरा नाम होगा चार्ल्स डार्विन। क्या होगा? चार्ल्स डार्विन। पूछेगा ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी इंग्लिश में रहे तो, या हिंदी में रहेगा तो लिखा रहेगा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो बोला चार्ल्स। और प्रकृति चयन मतलब समझ रहा है, मतलब प्रकृति के द्वारा तुम्हारा चयन कर लेगा, यानी प्रकृति के द्वारा तुमको ढाल लेगा। कौन? तो प्रकृति क्या करेगा? तुमको जब प्रकृति के अनुसार ढाल देगा। अगर तुम प्रकृति के अनुसार न ढल पाया, डार्विन बोला था कि अगर कोई भी जीव है
वो प्रकृति के अनुसार न ढल पाया, प्रकृति के अनुसार न ढल पाया, तो वो जो है पृथ्वी पर जिंदा नहीं रहेगा, समाज में जिंदा नहीं रह पाएगा, उसका प्रजाति जो है उसका पूरा प्रजाति भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। सर डायनासोर क्या हुआ, डायनासोर कैसे समाप्त हो गया? तो प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाया, इसके कारण क्या हुआ, डायनासोर का पूरा प्रजाति क्या हुआ, समाप्त हो गया। क्या हो गया? डायनासोर अब मिलता है? नहीं मिलता है। तो जो जीव अपने आप प्रकृति के अनुसार, प्रकृति समझता है तुम लोग, वातावरण, प्रकृति यानी वातावरण के अनुसार ढाल लेगा, उसका जो है प्रजाति क्या होगा, उसका प्रजाति बना रहेगा, नहीं उसका प्रजाति आगे आने वाला समय में बना हुआ रहेगा, नष्ट ना होगा। और जो वातावरण के अनुसार न ढालेगा क्या होगा, उसका प्रजाति क्या होगा, नष्ट। कौन बोल रहा है? डार्विन। कौन बोल रहा है? जैसे मान लो तो हम लोग देखता है ना, यहाँ ढंडे जो ठंडा प्रदेश में जो जीव जंतु ठंडा प्रदेश से मिलता है ना, तो उसका शरीर प्रकृति के अनुसार ढल जाता है। तुम लोग देखा होगा कि जो ठंडा प्रदेश में जो जीव जंतु मिलता है उसका शरीर पर बड़ा बड़ा बाल होता है ना। तो बड़ा बाल क्यों हो गया उसका शरीर पर? क्योंकि उसका प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। अगर उसका शरीर पर बड़ा बाल ना होता तो जिंदा रह पाता? नहीं रह पाता। तो वही प्रकृति के अनुसार जो ढाल लेगा वो आगे आने वाले समय में जिंदा रहेगा, और जो ना ढाल पाएगा जिंदा। ऐसे मान लो जो ठंडा प्रदेश में रहता है उसका पूरा चमड़ी क्या होता है, गोरा होता है। क्या होता है? ना होता है गोरा। तो प्रकृति के अनुसार उसका चमड़ी क्या हुआ, ढल गया। यानी प्रकृति के अनुसार क्या हुआ, उसका ठंडा सहन करने की क्षमता बढ़ गया। ठीक, बढ़ गया ना। और जो पूरा गर्मी वाला इलाका में रहता है, जैसे चल जाओ अफ्रीका, कहाँ चल जाओ, अफ्रीका चल जाओ, तो अफ्रीका में क्या होता है, पूरा गर्मी वाला होगा, पूरा काला होता है ना। यानी काला चमड़ी क्या सहन करता है, काला चमड़ी सहन करता है क्या, तो काला चमड़ी सहन करता है गर्मी। किसको सहन करता है? गर्मी को। और जो सफ़ेद चमड़ी होता है क्या सहन करता है, ठंडा को। कैसे करता है? ठंडा को करता है, नहीं करता है। तो जो ठंडा प्रदेश में उसका चमड़ी सफ़ेद हो गया, क्यों? प्रकृति के अनुसार हो गया ना, हो गया। जो गर्मी प्रदेश में उसका चमड़ी काला हो गया, क्यों? प्रकृति के अनुसार हो गया। तो वही दिया था सिद्धांत, कौन दिया था? डार्विन। कौन दिया था? यानी प्रकृति के चयन का सिद्धांत है। प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल हो तो प्रकृति उनको खत्म कर देगा। क्या कर देगा? तो यही कौन दिया सिद्धांत? हम लोग कौन प्रदेश में आता था? हम लोग में जाना तो ज़्यादा गर्मी नहीं तो ठंडा है। हम लोग में ज़्यादा गर्मी भी ना है, यहाँ ज़्यादा गर्मी है कि नहीं? बोलना ज़्यादा गर्मी देखना है तो चल जाओ अफ्रीका में, ठीक है ना। तो हम लोग के यहाँ तो ज़्यादा गर्मी है तो ज़्यादा ठंडा है। तो इसलिए हम लोग का जो यहाँ आदमी होता है तो ज़्यादा ठंडा होता है, अथी ज़्यादा न तो ज़्यादा गोरा होता है, न तो ज़्यादा काला होता है। क्या होता है? जल्दी बताओ। अंग्रेज लोग क्या है, गोरा है कि काला है? अंग्रेज लोग गोला है कि काला है? गोला है, ठीक है ना। वो चुटकुला तुम लोग सुनबे किया है कि अंग्रेजा बोला था कि हम लोग गोरा है, तो क्या बोला था इधर से महात्मा गांधी? क्या बोला था कि भगवान 3 गो रोटी बनाया, बतेबे की हैं। वो कच्चे रोटियां रह गया, जो कच्चा रोटियां रहेगा वो पूरा गोरा रहेगा, नहीं रहेगा ना। आज जब पूरा एगो रोटियां बनाया, अब एगो रोटियां बनाया तो कच्चे रह गया, और भगवान एगो रोटियां बनाया तो ज़्यादा देर तो छोड़ दिया तो जल गया। तो कच्चा रोटियां जो रह गया हो गया अंग्रेजबा, हम लोग सफ़ेदे रहेगा। और जो रोटियां जल गया अफ्रीका वाला हो गया, सर में काले। अब रोटियां बनाया तो अच्छा बनाया, तो अब हम लोग हैं न तो ज़्यादा काला न तो ज़्यादा गोरा, ठीक है ना। ये चुटकुला है, ऐसा ना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान दे। तो चार्ल्स डार्विन बता दिए ना, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत कौन दिया था? चार्ल्स डार्विन। कौन दिया था? चार्ल्स डार्विन दिया था। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो पूछेगा बता देंगे चार्ल्स डार्विन के बारे में, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे। अब लेमार्क क्या बोला था? तो लेमार्क दिया था उपार्जित, कल पढ़ा रहे थे तुम लोग को, उपार्जित लक्षण का सिद्धांत। क्या दिया था? उपार्जित लक्षण का सिद्धांत। बोलेगा उपार्जित लक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो क्या बोलना है? लेमार्क। क्या बोलना है? लेमार्क। क्या बोलना है? बोलेगा जीव विज्ञान शब्द को किसने दिया था? तो लेमार्क के दिया था। इससे जीव विज्ञान बोलते हैं, बायोलॉजी हम लोग क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान बोलते हैं। तो जीव विज्ञान शब्द नाम किसने लिखा? तो यह लिखा लेमार्क। कौन लिखा? और लेमार्क के वो दोस्त और था, उसका नाम था ट्रिविरेनस, ठीक है ना। तो वहाँ पर इसका जिक्र नहीं किया हुआ, तो उसके बारे में नहीं बता रहा है। तो जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? तो लेमार्क। किसने दिया था? बोलेगा उपार्जित लक्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो लेमार्क। किसने दिया था? अब बोलेगा उपार्जित लक्षण का सिद्धांत क्या है? तो लेमार्क बोला था कि ऐसे देखें यहाँ पर, पहले जिराफ जो था, जिराफ की मुड़िया देखता है कितना लंबा होता है ना, होता है लंबा। तो लेमार्क बोला था कि उपार्जित मतलब क्या, यहाँ जाने तुम लोग बताते हैं। उपार्जित लक्षण 2 प्रकार का होता है। एक जो तुम्हारा माता पिता के द्वारा डायरेक्ट मिल जाएगा, यानी उसको बोलता है अनुवांशिक गुण के कारण डायरेक्ट मिल जाएगा। और एक होता है क्या, जो हम लोग जो काम करते हैं उसके अनुसार जो हम लोग के शरीर में जो अलग परिवर्तन होता है ना, बताए थे, उसी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कायिक उपार्जित बोलते हैं ना। तो यहाँ रहने, तो यहाँ पर उपार्जित लक्षण में क्या बताया था कि पहले जिराफ का मुड़िया क्या था? छोटा था, ठीक है ना। लेकिन नीचे में झाड़ यूरी खत्म हो गया, तो फिर जिराफ को खाने के लिए मुड़िया उठाना पड़ा था। तो धीरे धीरे मुड़िया क्या हुआ? बड़ा हुआ। और फिर इसका प्रजाति है तो उसको और मुड़िया उठाया तो उसका मुड़िया और बड़ा हो गया। फिर आया तो उसका प्रजाति है तो प्रजाति इसका आया, उसका मुड़िया और उठाया तो और उसका मुड़िया बड़ा हो गया। इसी प्रकार मतलब क्या है, मतलब एक दिन में ना हो गया बड़ा, इस तरह होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग गया। तो धीरे धीरे मतलब मुड़िया उठा के खाने की चेष्टा में, मतलब पत्ती उत्ती खाने में उसका मुड़िया उठाते गया, उसका मुड़िया क्या हुआ? लंबा हो गया। क्या हो गया? कौन बोला? लेमार्क। क्या बोला? लेमार्क बोला। क्या बोला? जिस प्रकार तुम लोग बताया थे ना कि मतलब क्या, तो लोहार होता है,
तो लोहार क्या करता है, पिटते रहता है, लोहार पिट रहा है पिट रहा है पिट रहा है पिट रहा है, तो उसका क्या होता है, मजबूत हो जाता है। तो वो भी क्या है, उपार्जित लक्षण। उपार्जित यानी तुम अपने से जो लक्षण तुम अपना शरीर में विकसित कर लिया उसे बोलते हैं उपार्जित लक्षण। क्या बोलते हैं, उपार्जित लक्षण बोलता है। कौन बोल रहा है, लेमार्क। क्या बोल रहा है, और लेमार्क बोलता है कि उपार्जित लक्षण यह है, आगे जाके चल कर क्या होता है, वंशानुगत बन जाता है। क्या बन जाता है, वंशानुगत बन जाता है। इसलिए जितना भी जिराफ होता है सब क्या होता है, मुड़िया लंबे रहता है। कौन बोल रहा है, लेमार्क। कौन बोल रहा है, लेमार्क बोल रहा है। कौन बोल रहा है, लेमार्क। अब बता तुम लोग, जब अगर लेमार्क के 100% नियम सही होगा, लेमार्क के क्या होगा, 100% नियम अगर सही होगा कि मतलब जो मतलब काम तुम करते आएगा तुम्हारा पीढ़ी मतलब जो है हर पीढ़ी तुम्हारा जो करते आएगा तो वो मतलब वंशानुगत बन जाता है। यानी अगला पीढ़ी में वो अपने आप हो जाएगा। जैसे जिराफा में मुड़िया अपने आप लंबा करना पड़ता है कि अपने आप लंबा रहता है, लंबे रहता है अपना। तो इसके अनुसार तो हर अथी सब जहाँ ध्यान दे। तो लेमार्क के अनुसार अगर जहाँ तुम लोग महिला कितना से खाना छरेले आ रहा है, ना आ रहा है छरेले, हाँ जैसे महिला वो सब खाना छरेले आ रहा है, तो उसका बच्चा कहाँ खाना छरेले होता है क्या, अरे महिला लोग खाना छराता है ना, काना छरा लेता है, काना छराता है तो उसका मतलब कितना अथी है, जब से मानव हुआ तब से छराते आ रहा है ना। तो उसका बचवा कहाँ जो होता है तो उसका काना कहाँ छरा लेता रहता है क्या, हाँ। तो इसका नियम उतना सही ना है, उतना सही है क्या, ना है, थी ना। तो पूछेगा उपार्जित लक्षण का सिद्धांत किसने दिया था, लेमार्क। इसका एक किताब का नाम है, किताब का नाम याद रखना, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे। इसका किताब का नाम है वो याद रखना, किताब का नाम काफ़ी फेमस है, ठीक है ना। उसका नाम है फिलोसफिक। क्या है, फिलोसफिक जूलोसिक। क्या है, फिलोसफिक जूलोसिक। पूछेगा फिलोसफिक जूलोसिक नाम का पुस्तक किसने लिखा, तो बोलना लेमार्क। क्या बोलना है, अब पूछेगा जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था, क्या बोलना है, लेमार्क। कौन दिया था, जीव विज्ञान शब्द, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, तो लेमार्क। कौन दिया था। अब आता है हुंगो डी ब्रिज। हुंगो डी ये क्या दिया था, ये दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। क्या दिया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो पूछेगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, तो बोलना है लेमार्क। क्या बोलना है, उत्परिवर्तन तो समझ रहा है, उत्परिवर्तन मतलब होता है अचानक कुछ चेंजिंग हो जाए शरीर में तो उसको बोलते हैं उत्परिवर्तन। क्या बोलते हैं, यानी अचानक शरीर में जो कुछ चेंजिंग हो जाए तो उसको बोलते हैं उत्परिवर्तन। क्या बोलते हैं, ऐसे पहले यहाँ ध्यान दे। और अचानक मान लो कि थी कोई आदमी है, कोई क्या है, आदमी है, और वो आदमी मतलब उसका बच्चा हुआ, तो मान लो उसका बच्चा में अचानक इस तरह हो गया कि उसका बच्चा का पंख हो गया। क्या हो गया, ठीक है ना, उड़ने लगा। क्या होने लगा, उड़ने लगा, ठीक है ना। अब इसका जितना भी बच्चा होगा उसी प्रकार मतलब उसको सबको पंख हो रहा है, धीरे धीरे क्या करेगा, इसका एक समाज का निर्माण हो जाएगा, समाज का निर्माण ना हो जाएगा ना। तो यही होता है उत्परिवर्तन, मतलब होता है अचानक जो तुम्हारे शरीर में जो परिवर्तन होगा उसको बोलते हैं उत्परिवर्तन। क्या बोलते हैं, ऐसे कोरोना आया तो कोरोना क्या आया, अचानक नहीं आया था। जैसे बुखार उखार तो ये सब क्या होता है, मलेरिया तो मतलब बहुत साल से है ना, है लगातार बहुत साल से है। लेकिन कोरोना जो आया है क्या है, अचानक आ गया है। तो अचानक क्या हुआ, कुछ मतलब चीन उनमें मतलब कुछ परिवर्तन हुआ होगा, कुछ रिएक्शन हुआ होगा, या चमगादड़ में कुछ हुआ होगा। अभी तो पता फिक्स नहीं चला पता क्या कैसे हुआ है, पता चला अभी तक नहीं चला। तो कोरोना कैसे हुआ था, अचानक हुआ। क्या हुआ, अचानक कुछ परिवर्तन हुआ होगा, कुछ मतलब प्रयोग करता होगा, जैसे गलती के कारण कुछ परिवर्तन हुआ होगा, या चमगादड़ में कुछ परिवर्तन हुआ होगा, ठीक है ना। जिसके कारण क्या आ गया, कोरोना। क्या आ गया, और ये कोरोना आया और अपना जितना भी अपना परिवार को पूरा विश्व में फैला दिया, धीरे धीरे ना विकास कर दिया, धीरे धीरे यही मतलब क्या करने लगा, ये अपना पूरा समाज बना लिया, पूरा विश्व पर राज करने लगा, नहीं करने लगा। तो ये भी क्या परिवर्तन का सिद्धांत क्या है, तो बोलेगा परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, क्या बोलना है, हुंगो डी ब्रिज। क्या बोलना है, इतना तो कोई दिक्कत है। इससे क्वेश्चन आना पीछे पूछेगा, बता अब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा, चार्ल्स डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दिया, चार्ल्स डार्विन। इसी को बोलते हैं प्रकृति चयन का सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन क्या बोला था कि जिस प्रकृति के अनुसार जीव का शरीर अपने आप ढल जाता है, जो ढल नहीं पाएगा समाप्त, वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा उसको टेम बोल जाएगा। फिर लेमार्क क्या बोला था, उपार्जित लक्षण का सिद्धांत। उपार्जित लक्षण का लेमार्क बोला था कि आदमी जो है मतलब जो काम करता है ना, उसका शरीर जो है उसके अनुसार ढल जाता है, उसके अनुसार। ऐसे बताया था, जिराफ का उदाहरण दिया कि जिराफ मतलब क्या करने लगा, धीरे पत्ता खाने चक्कर में अपना मुंडी उठाते गया, इस सब लाखों करोड़ों बस मुंडी क्या हो गया, लंबा हो गया। क्या गया, मुंडी। और इस किताब का नाम है फिलोसफिक जूलोसिक फिल्म भी है, ठीक है ना। तो फिलोसफिक जूलोसिक। और जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, तो लेमार्क। कौन दिया था, ये लिखना बाद में थोड़ा। उसके बाद आया हुंगो डी ब्रिज। कौन आया था, हुंगो डी। ये क्या दिया था, परिवर्तन का सिद्धांत, परिवर्तन का। अब यहाँ ध्यान दे, जो एक अब पढ़ना है हमको समजात अंग और असमजात अंग। क्या पढ़ना है, चलिए ध्यान दे। अब पढ़ना है अंग दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक होता है समजात अंग। क्या होता है, समजात अंग। और एक होता है असमजात अंग। क्या बोल रहे हैं, समझ यहाँ पर, असमजात अंग। अब देखिए यहाँ पर सम मतलब समान,
जात मतलब जातीय, यानी जिसका मतलब जो समान जाति का रहेगा उसे क्या बोलेंगे? समझाता अंग बोलेंगे। ओ मतलब नहीं, सम मतलब समान, और जाति मतलब जाति, जो समान जाति का ना रहेगा उसे क्या बोलेंगे? समझात बोलेंगे। तो समझात अंग किसे कहेंगे? पूछेगा समझात अंग किसे कहते हैं? तो क्या बोलना है? देखिए यहाँ पर तो बोलना है क्या, समझात अंग उसको कहेंगे, ठीक है ना, जिसका उत्पत्ति के जातीय समान है ना। तो जब जात जब समान है तो उसका उत्पन्न हुआ एक ही जात से, यानी जो समझात अंग उसे कहेंगे जो उत्पत्ति, क्या बोल रहे हैं? उत्पत्ति एवं बनावट के अनुसार क्या हो, एकदम सेम टू सेम हो, यानी समान हो, क्या हो, यानी जो उत्पत्ति हुआ है उसके अनुसार, और बनावट यानी जो अंग का जो बनावट है उसके अनुसार एकदम क्या है? समान है। क्या है? समान है। लेकिन एक से याद रखना, लेकिन कार्य क्या हो, तो कार्य भिन्न भिन्न हो। कार्य क्या हो? भिन्न भिन्न हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे समझात अंग। क्या बोलेंगे? तो बोलेगा समझात अंग का परिभाषा लिखो। तो क्या लिखना है? वैसा अंग जो उत्पत्ति एवं बनावट की दृष्टि से समान हो। उत्पत्ति एवं बनावट की दृष्टि से समान हो, ठीक है ना, परंतु कार्य भिन्न भिन्न हो। परंतु कार्य क्या हो, उसे बोलेंगे समझात अंग। क्या बोलेंगे? यानी समझात अंग में जो होगा उसका उत्पत्ति जो हुआ होगा एक ही जाति से हुआ होगा, बनावट जो उसका अंग का होगा वो क्या होगा? समान होगा, लेकिन कामा एक नहीं करेगा। कामा क्या करेगा? भिन्न भिन्न। क्या करेगा? उसे बोलेंगे समझात अंग। क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल में तुम लोग को याद रखना, एग्जाम्पल पूछता है। एग्जाम्पल में इसे लेना है मेढक, ठीक है ना, मेढक लेना है, पक्षी लेना है, बिल्ली एवं मनुष्य का अग्रपाद। क्या बोल रहे हैं? मनुष्य का अग्रपाद मतलब समझ रहा है? आगे वाला पैरवा के बनावट, अग्रपाद। क्या बोल रहे हैं? अग्र मतलब आगे, पाद मतलब पैरवा, ठीक है ना, आगे वाला पैरवा की बनावट, यानी ये वाला, ठीक है ना। तो बोलेगा बता निम्नलिखित में कौन समझात अंग है? तो दे देगा ये वाला मेढक, पक्षी, बिल्ली एवं मनुष्य का अग्रपाद। तो इसे मार देना है समझात अंग है। क्या है? अब देख इसका जो बनावट देखेगा ना, सबका तो फिगरवा देखेगा, तुम लोग का तो फिगरवा दिया होगा किताब में। देख सबका जो फिगरवा देखेगा ना, सबका बनावट क्या है? समान। सबका बनावट क्या है? देख दिया हुआ है ना, दिया बोला कितवा। अब फिगरवा हम देख यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ रे समझात अंग दिया हुआ है ना, यहाँ रे पक्षी का दिया हुआ है, पैरवा की बनावट दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है? बिल्ली का दिया हुआ है, और यहाँ देख मनुष्य का दिया हुआ है। तीनों का सेम है। देख तीनों के यहाँ पर एगो हड्डी है, तो देखो तीनों के यहाँ पर एगो हड्डी है ऊपर में है, तो बनावट समान है। उसके बाद देख यहाँ पे 2 हड्डी है, बीचा में 2 हड्डी ना है, 2 है, तो इसको भी देखो मनुष्य में अति बिल्ली में भी 2 है, और यहाँ पर देखो मनुष्य में भी 2 है। फिर देखो पंजवा तीनों के लगभग समान है ना। तो ये हो गया समझात अंग। क्या हो गया? यानी उत्पत्ति एवं बनावट की दृष्टि से क्या हो गया? समान। क्या हो गया? लेकिन ये कामा समान नहीं करता है। कामा क्या करता है? अलग अलग। क्या करता है? मेढक के जो अति पैरवा जो है क्या करता है? तैरने का काम करता है, नहीं करता है? अरे बढ़िया उछलता ना है तो तैरने का काम करता है ना। या अग्रपाद मतलब यही ना। तो देखिए यहाँ पर ये जो अग्रपाद है ना, ये अग्रपाद को हम बोल सकते हैं, ये हाथ में भी इसी तरह होता है। अगर हाथ भी लेगा तो इसी तरह बनावट होगा। हाथ भी लेगा तो यहाँ पर हड्डिया होगा, यहाँ 2 हड्डिया होगा, यहाँ क्या होगा? 2 हड्डिया होगा ना, और यहाँ पर क्या होगा? इसी तरह पंजवा होगा, इस तरह क्या होगा? पंजवा होगा। और मान लो कि मेढक का हाथ है तो क्या करेगा? तैरने काम करता है। कामा अलग अलग नहीं कर रहा है। पक्षी का जो अग वाला रहेगा, ठीक है ना, जो अग वाला रहेगा उसका पंख बन जाता है। क्या बन जाता है? और उड़ने का काम करेगा। कैसे काम करेगा? उड़ने काम करेगा। बिल्ली वाला करता है झपटने का काम, लेकिन मनुष्य का जो हाथा रहता है आगे वाला, क्या करता है? उठाने काम करता है, वस्तु उठाने काम नहीं करता है। तो देख इसका कार्य भिन्न भिन्न ना हो गया। तो समझात अंग सुनो, समझ गया। समझात अंग में सिंपल तुम लोग को लिखना है कि वैसा अंग जो उत्पत्ति एवं बनावट की दृष्टि से समान हो परंतु कार्य भिन्न भिन्न करे, उसे समझात अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत है? समझात अंग से क्या पता चलता है? समझात अंग से पता चलता है कि इसका पूर्वज एक ही होगा। पूर्वज मतलब समझ रहा है ना, बहुत समय लाखों करोड़ों वर्ष चल जाओ तो उसका मतलब पूर्वज जो है ये मेढक, पक्षी, बिल्ली और मनुष्य का अंग एक ही ऐसा मिल रहा है। इससे पता चलता है कि चारों का पूर्वज क्या होगा? एक ही होगा। कुछ ज़्यादा विकास हो गया तो बन गया मनुष्य। क्या बन गया? मनुष्य बन गया, ठीक है ना। तो इस समझात अंग से पता चलता है कि इसका पूर्वज क्या पता चलता है? पूर्वज एक ही होगा। पूर्वज एक ही। तो बोला किस अंग से पता चलता है कि पूर्वज एक ही होगा? तो क्या बोलना? समझात अंग। क्या बोलना? अब वो समझात अंग में क्या होगा? तो जस्ट इसका उल्टा बोल दे। वो समझात अंग में क्या होगा? जल्दी बता दे। तो क्या इसमें बोलना? समझात अंग का परिभाषा जल्दी बता दे। तो इसका उल्टा बोल रहे। उत्पत्ति एवं बराबर की दृष्टि से यहाँ समान था, तो यहाँ बोलेंगे उत्पत्ति एवं बराबर की दृष्टि से ओ समान हो। क्या हो? ओ समान हो। यहाँ बोले थे कार्य भिन्न भिन्न करता है, यहाँ बोलेंगे कार्य समान करता है। समझ आ गया तुम लोग को? तो यहाँ लिखना है क्या? उत्पत्ति। क्या लिखना है? उत्पत्ति एवं बनावट। उत्पत्ति एवं बनावट की दृष्टि, दिखाई दे रहा है? देख तू कटने न रहा की दृष्टि से। उत्पत्ति एवं बनावट की दृष्टि से
ओ समान हो, क्या हो? ओ समान हो, ओ समान हो, कट रहा है। यही घुमाना पड़ेगा, अब नहीं कट रहा। चलिए ध्यान दे कि क्या बोल रहा है, उत्पत्ति एवं बनावट की दृष्टि से क्या हो? ओ समान हो, क्या हो? लेकिन कार्य क्या हो? कार्य समान हो से क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे ओ समझात अंग। क्या बोलेंगे? ओ समझात अंग। ओ समझात, समझ आ गया तुम लोग को? तो समझात अंग पूछेगा तो उत्पत्ति एवं बनावट की दृष्टि से वो समान हो, परंतु कार्य समान हो से क्या बोलते हो? समझात अंग। क्या बोलते हैं? जैसे पक्षी के पंख के बनावट, पक्षी के पंख के बनावट और चमगादड़ के पंख के बनावट, चमगादड़ के पंख के बनावट देखेगा दोनों को बिल्कुल अलग है। क्या है? तुम लोग का पिक्चर अभी दिखाएगा, देखा पिक्चर वहाँ दिया हुआ है। और तितली के पंख के बनावट, तितली के पंख के सबका बनावट क्या है? बिल्कुल अलग है। यानी उत्पत्ति एवं बनावट क्या अलग अलग हो गया, लेकिन तीनों काम क्या है? उड़ना। तीनों काम क्या है? तो उत्पत्ति एवं बनावट की दृष्टि से क्या गया? समान हो गया, लेकिन काम सेम है। जिसे बोलेंगे वो समझाता हूँ। तो समझाता हूँ में किसका एग्जाम्पल लिखना है? तो समझाता हूँ में एग्जाम्पल लिखना है, जैसे हम लिखना है क्या? तो जैसे हम लिखना है तितली, ठीक है ना, चमगादड़ एवं पक्षी का पंख, पक्षी का। ये एग्जाम्पल पर याद रखना, ठीक है ना। तो पूछेगा बता कि इनमें से कौन सा और समझात अंग है? तो ये एग्जाम्पल पर याद रहेगा। पूछेगा कौन समझात अंग है? तो ये एग्जाम्पल याद रहेगा। इसमें कोनो दूगो दे सकता है, जरूरी थोड़ा चार को देगा, दूगो भी दे सकता है ना। समझ आ गया तुम लोग को? अब देखो, अब देख बनावट, देखो तुम लोग कितना दिल है, पिक्चर बना दिल है, पिक्चर पर तुम लोग देख यहाँ पर देखा पक्षी के पंख, पक्षी के पंख किस तरह है देख रहा है, और तितली के पंख देख किस तरह है ना, मिल रहा है बनावट, मिल रहा है क्या? बिल्कुल बनावट नहीं मिल रहा है। चमगादड़ के पंख नहीं दिल है, चमगादड़ को पंखिया का दिया रहता तो तीनों का बनावट एकदम बिल्कुल नहीं मिलता है, बिल्कुल ना। यानी उसका जब बनावट मिलबे नहीं करता तो उत्पत्ति में बनावट की दृष्टि से वो असमान हो गया, परंतु कार्य क्या कर रहा है? तीनों उड़ने का क्या कर रहा है? उड़ने कर रहा है, इसलिए क्या हो गया? वो समझाता क्या हो गया? कोई दिक्कत है? हाँ, अब देखिए यहाँ पर एक तो याद रखना है, वो जीव है क्या? आर्कियोप्टेरिक्स। क्या नाम है उसका? ये एग्जाम्पल पर याद रखना है, ऐसा समझ आ गया ना। एक जीव है जिसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। क्या है? ठीक है ना, आर्कियोप्टेरिक्स ऐसा जीव है, ठीक है ना। आर्कियोप्टेरिक्स ये ऐसा जीव है ना, इसमें कुछ मतलब जो है ना, जैसे रैंक चलता है, रैंक चलने वाला जीव क्या है? सांप हो गया है, गिलगिट हो गया है, छिपकली हो गया है, ठीक है ना। ये सब क्या होता है? पेट के बल जो चलेगा उसको बोलेंगे रैंक चलने वाला जीव। क्या बोलेंगे? और जो उड़ेगा वो पक्षी होता है ना। तो ये जो आर्कियोप्टेरिक्स है ना, आर्कियोप्टेरिक्स, इसमें जो है ना, इसमें रेप्टेरिया का गुण भी, रेप्टेरिया में समझ रहा है, रेप्टेरिया में तो समझ रहा है। रेप्टेरिया यानी रैंक के चलने वाला जीव, यानी पेट के बल चलने वाला जीव को बोलते हैं रेप्टेरिया। क्या बोलते हैं? और ए बीज बोलते हैं पक्षी को। ए बीज क्या बोलते, किसको बोलते हैं? पक्षी वर्ग को बोलते हैं ए बीज। क्या बोलते हैं? आर्कियोप्टेरिक्स जो जीव है इसमें रेप्टेरिया का भी गुण है, यानी रैंक के भी चलने का गुण है इसमें, ठीक है ना। और इसमें थोड़ा थोड़ा पक्षी में क्या होता है? पंख होता है, इसमें पंख भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पंख ही पाया जाता है। दोनों गुण हो गया ना। तो बोलेगा क्या है? तो ये क्या कर रहा है? दोनों को जोड़ रहा है, यानी रेप्टेरिया वर्ग को और पक्षी वर्ग को जोड़ने का करी हो गया, करी ना हो गया। ऐसे मान लो तुम 3 हाथ पकड़ लिया, ठीक है ना, तो बीचाम जो हो गया क्या हो गया? जो तुम्हारा मान लो यहाँ 3 हाथ पकड़ लिया ना, तो बीचाम जो है, जैसे यहाँ तुम पिछड़ा बना लेते हैं, यहाँ मान लो छोटुआ है, छोटुआ है, और यहाँ पर क्या है? छोटिया है। क्या है? ये छोटिया है और फिर वो छोटुआ है। क्या है? ठीक है। अब इसका हाथा पकड़ लिया, इसका हाथा पकड़ लिया, तो जोड़ने का काम कौन कर रहा है? यही कर रहा है। ये दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? यही कर रहा है। तो इसको बोल दिए हम आर्कियोप्टेरिक्स। क्या बोल दिए? तो आर्कियोप्टेरिक्स किसको जोड़ने का काम कर रहा है? तो रेप्टेरिया वर्ग और पक्षी वर्ग यानी एबीज वर्ग के बीच क्या है? करी है। क्या है? समझ तो लोग आ गया। तो पूछेगा आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच करी है? तो बोलना है क्या? रेप्टेलिया। क्या बोलना है? रेप्टेलिया एवं एबीज, रेप्टेलिया एवं एबीज के बीच क्या है? करी है। क्या है? यानी इसमें दोनों गुण पाए गए, दोनों गुण। इसको नोट में लिखना स्टार बना के। समझ आ गया तुम लोग को? समझ तुम लोग आ गया? आप पढ़ेंगे हम किसके बारे में? तो आप पढ़ेंगे जीवाश्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जीवाश्म किसे कहते हैं? जीव के अंश। जैसे तुम लोग मर गया, ठीक है ना, अब मर नहीं जाना, ठीक है ना। तुम लोग मान लो कि जैसे हम लोग को मर गए, मान लो भूकंप आ गया, ठीक है ना, दबा हुआ के मर गया। क्या हुआ? पहले से तो होता था ना, भूकंप आया, ज्वालामुखी आया, सब मर गया ना। तो हम लोग का जो अंश जीव का, हम लोग जीव है, तो जो हम लोग का जो अंश जो प्राप्त होगा, मान लो जो फिर जो मानव आएगा तो क्या करेगा? खोज करेगा। तो खोज करेगा तो कहीं खोदेगा उदेगा तो मान लो निकल गया हड्डी। क्या निकल गया? तो किसका हड्डी है? तो जीवे की ना हड्डी है। कहीं पेड़ पौधा निकल रहा है तो पेड़ पौधा क्या निकल रहा है? कोयला वाला निकल रहा है, तो पेड़ पौधा भी क्या है? जीव है।
अरे पेड़ पौधा भी सजीव है ना, तो भी क्या है, जीव है। क्या है, तो जीव के अंश को क्या कहते हैं, जीवांश। क्या कहते हैं, जीव के अंश को क्या कहते हैं, जीवांश कहते हैं। कैसे का क्या कहते हैं, और जीव के अंश के यानी जीवाश्म के अध्ययन को, जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, पूछेगा जीवाश्म विज्ञान किसे कहते हैं, बोलना जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। कोई दिक्कत है, इंग्लिश उसको बोलते हैं प्लेंटोलॉजी। क्या बोलते हैं, प्लेंटोलॉजी। अब देखें यहाँ पर, अब पता लगाएंगे, मान लो तुम खोदने चल गया, ठीक है, नदी में खोद रहा है, एगो निकल गया और हम डायनासोर की हड्डी मिल गया। क्या मिल गया, डायनासोर। तुम लोग बोलते हैं कि करोड़ों वर्ष डायनावर्स, हम लोग देखे हैं डायनासोर को, क्या हम लोग डायनासोर को देखे हैं, ना देखे, लेकिन बोलते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर डायनासोर था। तो कैसे बोले करोड़ों वर्ष पहले, उसमें हम थे क्या, जो बोले करोड़ों वर्ष हम जिंदा हैं, कि हम उसको देख रहे हैं कि करोड़ों वर्ष पहले था, मर गया, हम जिंदे हैं, ऐसा है कि ना देखे। कैसे बता दें कि डायनासोर करोड़ों वर्ष पहले था, तो हड्डी मिला से क्या मिला, यानी इसका जीव का अंश मिला। जीव का कहीं कहीं डायनासोर होगा, दबू को मर गया होगा, तो खोदने पर क्या मिला, हड्डी। क्या मिला, और ऐसा हड्डी कहाँ मिलता है, चट्टान में दबा होता है। कहाँ दबा होता है, तो जब उसका हड्डियाँ मिला था। अब तुम लोग बोलेगा हड्डिया से कैसे उसका उम्र का पता लगा लिए, तो एगो विधि होता है। क्या होता है, ऐसे तुम लोग देखते हैं ना, एक्सरे से कैसे शरीर के अंदर हड्डिया दिख जाता है ना, उसी प्रकार एक विधि होता है। कोई भी जीव का अंश मिल गया, कोई भी जीव का अंश, कोई भी सजीव है, ठीक है, चाहे पेड़ पौधा हो या जीव जंतु हो, अगर उसका आयु का पता लगाना है कि कितना वर्ष पुराना हुआ है, तो उसका एक विधि है कार्बन 14 विधि। कार्बन 14 बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कार्बन 14 बोलेगा। बता, जीवाश्म के आयु का पता किसके विधि द्वारा, कौन सा विधि द्वारा लगाया जाता है, तो बोलना है कार्बन 14 विधि द्वारा। कार्बन 14 विधि द्वारा। कार्बन 14 क्या है, क्योंकि कार्बन का परमाणु संख्या होता है 12। कितना होता है, 12। तो 12 लेना है, ऐसा कार्बन लेना है जिसका परमाणु संख्या क्या हो, 14। पर कार्बन का परमाणु भार होता है 12, परमाणु संख्या बोल दिए हम क्या, कार्बन का परमाणु भार क्या होता है, 12 होता है। लेकिन ऐसा कार्बन लेना है जिसका परमाणु भार क्या हो, 14 हो। क्या हो, तो उसी से हम पता लगाते हैं किसी भी जीवाश्म के आयु, किसी भी जीवाश्म के। तो ये हड्डिया मिल गया, किसका, डायनासोर का मिल गया। तो जिसका हड्डिया का जब उमरिया पता लगाया था कार्बन 14 विधि द्वारा, तो पता चला कि कितना पुराना है, तो करोड़ों वर्ष पुराना है, करोड़ों वर्ष। तो पता चल गया कि डायनासोर जो था वो क्या था, पृथ्वी पर पहले था, करोड़ों वर्ष पहले था। समझ आया तुम लोग को। तो तुम लोग को सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, ये सब उतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि जीवाश्म के आयु का पता कौन सा विधि द्वारा लगाते हैं, तो क्या बोलना है, कार्बन 14 विधि। कार्बन, फिर तुम लोग को क्वेश्चन पूछेगा कि जीवाश्म के आयु का पता, जीवाश्म के आयु का पता लगाने के लिए कौन सा वैज्ञानिक विधि है, तो कार्बन क्या, विज्ञान में नहीं पढ़ते कार्बन, तो लोग हम ज्योग्राफी में कार्बन पढ़ाए थे क्या, तो क्या कार्बन 14 विधि। कार्बन 14 कोई दिक्कत है, तो जल्दी इतना पहले लिख, उसके बाद इसके जीवाश्म के बारे में लिखा रहा है, जल्दी कर, जहाँ समझना है वहाँ पूछ लेना। चलिए यहाँ ध्यान दे। तो हम क्या बताए थे, जीवाश्म के बारे में बताए थे ना। जीवाश्म किसको बोलते हैं, तो जीव के अंश को, जीव के न बताए थे, जीव के अंश। जीव में कौन हो सकता है, तो पेड़ पौधा भी हो सकता है और मनुष्य भी हो सकता है। जीव मतलब सजीव, जीव मतलब तो सजीव, पेड़ पौधा भी सजीव है, मनुष्य भी सजीव है, जानवर भी सजीव है। तो जीव के अंश, जीव के अंश यानी जीव मतलब मान लो कहीं दब गया, मर उड़ गया, तो उसका जो अंश विद्वान है, तो जीव के अंश को जीवाश्म कहते हैं। और जीवाश्म ज़्यादा कहाँ मिलता है पता है, तो चट्टान के बीच दबा हुआ। मान लो भूकंप हो गया, सब जितना भी आदमी उदमी था, जानवर उमर था, पेड़ पौधा था, सब दब गया और चट्टान के बीच दब गया, तो बोला सुरक्षित रहेगा। देखो तुम लोग किताब में दिया वन पिक्चर, चट्टान के बीच दब गया तो उसका क्या हुआ, उसका देखो पिक्चर बन गया ना, बन गया। और तुमको मान लो ऐसे किया, तुम वहाँ पकड़े, ऐसे मटिया में दिए, ऐसे मार दिए, तो मटिया में तुम्हारा मुँह धसेगा, तो मुँह पिक्चर बन जाएगा। तो वही तुम्हारा क्या हो गया, अंश हो गया। तुम्हारा मतलब बता देगा कि हाँ, तुम पिक्चर देख के बता रहे किसी आदमी का मुँह इसमें धंसा है, नहीं बता देगा देख के। तो जीवाश्म देखें, जीवाश्म ज़्यादा सुरक्षित होता है चट्टान के बीच। कहाँ होता है, तो जीवाश्म कहाँ मिलता है, चट्टानों के बीच। कहाँ मिलता है, चट्टानों के बीच। चट्टान समझता है ना, पत्थर उत्तर के बीच दब गया, चट्टानों के बीच। अच्छा, जीवाश्म के अध्ययन को तुम लोग को बताए थे कि जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं, बताए थे ना। या इसी को इंग्लिश से बोलते हैं क्या, तो प्लेंटोलॉजी। क्या बोलते हैं, प्लेंटोलॉजी कहते हैं। कोई दिक्कत है। फिर तुम लोग को बताया कि जीवाश्म की आयु का पता, यानी उसका कितना वर्ष पुराना है, उसके आयु का पता जो वैज्ञानिक विधि पता लगाने का, कौन सा विधि, जो वैज्ञानिक विधि है, कौन सा विधि जल्दी बता, तुम लोग बता चुके हैं। वैज्ञानिक विधि क्या है, जीवाश्म के आयु का पता लगाने का वैज्ञानिक विधि क्या है, तो कार्बन 14 विधि। कार्बन 14 विधि, या इसी को बोलते हैं क्या, रेडियो कार्बन विधि। क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, रेडियो कार्बन विधि। क्या बोलते हैं, रेडियो कार्बन विधि। अच्छा, पूछेगा तुम लोग को बता कि सबसे पहले मानव की उत्पत्ति कहाँ हुआ,
7 को महादेश है ना, एशिया महादेश है, दूसरा नंबर में अफ्रीका महादेश है, तीसरा नंबर में तीसरा नंबर में क्या है तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, 4 नंबर में दक्षिणी अमेरिका, 5वां नंबर में यूरोप, और 6ठा नंबर में है क्या ऑस्ट्रेलिया, है ना, और 7वां नंबर में अंटार्कटिका है। तो बताए थे ना कि बता 7 महाद्वीप में सबसे पहले मानव की उत्पत्ति कहाँ हुआ, चलिए बता। तो मानव का उत्पत्ति 7 महाद्वीप में सबसे पहले कहाँ हुआ, चलिए बता दे। तो अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कैसे पता चला कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले मानव का उत्पत्ति हुआ? क्या हम वहाँ पर जाके देख रहे थे? नहीं देख रहे थे। तो सब महाद्वीप में मान लो हड्डी मिला, क्या मिला? सब मनुष्य का हड्डी मिला, यानी जीवाश्म के अंश मिला सब महाद्वीप में। नहीं, सबसे जो पुराना जो यहाँ रहने तुम लोग क्या बोल रहे हैं, सब महाद्वीप में मान लो जीवाश्म के अंश मिला ना, तो सबका आयु पता लगाया, सबका आयु पता लगाया, तो सबके पुराना जो आयु निकला कहाँ का निकला? अफ्रीका। कहाँ निकला? अफ्रीका का। इसलिए बोलता है कि मानव का उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो बोलना है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका। तो पूछेगा मानव का उत्पत्ति सर्वप्रथम किस महाद्वीप में हुआ था? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारा देश है। कौन देश में? तो इथियोपिया। अब मान लो कि एक ऐसा भारत में, मान लो भारत में मिल गया, ऐसा हड्डी मिल गया, ठीक है ना, ऐसा जीवाश्म मिल गया जिसका आयु पता लगाएगा, तो मान लो इससे भी पुराना निकल गया, तब फिर अफ्रीका बदल जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। कि भारत किस में? एशिया में है। और इथियोपिया बदल के क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा, ना हो जाएगा। तो लेकिन अभी सबसे पुराना कहाँ पर पता चला? तो पता चला अफ्रीका में। इसलिए मानव का उत्पत्ति बोलते हैं अफ्रीका महाद्वीप में हुआ। क्या हुआ? और मानव का उत्पत्ति जो पता चला अफ्रीका महाद्वीप में जो मिला, जीवाश्म के जो अंश मिला, मानव का जो अंश मिला, वो कितना पुराना है? तो 2 लाख वर्ष पुराना। 2 लाख वर्ष पुराना है, ठीक है ना। यानी जो जीवाश्म जो मिला था वो 2 लाख वर्ष पुराना था। 2 लाख वर्ष पुराना था। कोई दिक्कत है तुम लोग को? अब तुम लोग बताओ। अच्छा, मानव क्या बोलेगा कि मानव जो है, मानव का जो विकास हुआ है, नहीं मानव तो आगे बढ़ गया। जैसे बंदर से पहले हम लोग क्या था? चिंपांजी के रूप। चिंपांजी तुम लोग समझता है ना, बनमानुष जिसको बोलते हैं। देखना ना, मुँह नम बड़ा रहेगा, काला ऐसा रहेगा पूरा। तुम लोग फिल्म में देखा होगा ना। तो मानव बोलेगा सबसे निकट किसके है? बंदर का कि चिंपांजी के? तो चिंपांजी के निकट है किसके? यानी 90% जब दोनों का डीएनए तुम लोग जानता है ना, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए तुम लोग को फुल फॉर्म पढ़ाए थे। डीएनए फुल फॉर्म होता है डायोक्सी। क्या होता है? डायोक्सी। क्या होता है? डायोक्सी राइबो। डायोक्सी राइबो, ठीक है। डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। समझ आ गया तुम लोग को? तो D4 डायोक्सी राइबो, D4 डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक। यहाँ तक, यहाँ ध्यान। क्या बोल रहे हैं? D4 डायोक्सी राइबो, D4 डायोक्सी, और N से न्यूक्लिक, N से न्यू, और A से एसिड। ऐसे तो बोलेगा डीएनए फुल फॉर्म क्या आता है? तो बोलना D से डायोक्सो राइबो, डायोक्सो, N से न्यूक्लिक, N से, और A से एसिड। ऐसे अब देखिए यहाँ पर तुम्हारा मान लो कि तुम देखिए यहाँ पर तुम्हारा लगता है कभी कभी केस हो जाता है, तो पता कर कभी केस कर दे। मान लो नरेंद्र मोदी को संतान है ना, नरेंद्र मोदी को संतान है, लेकिन कोई मतलब मान लो भारत में निकला, बोलेगा हम नरेंद्र मोदी बेटा है। कैसे पता लगाएगा कि नरेंद्र मोदी बेटा? कैसे पता लगाएगा? मान लो बता लो कि मतलब नरेंद्र मोदी को संतान तो ना है ना, लेकिन कोई बोलेगा ना हम नरेंद्र मोदी की बेटा है, कि मतलब कि फेमस होने के लिए बोल देगा, अमीर बनने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए बोल देगा हम नरेंद्र मोदी की बेटा। कैसे पता लगाएगा? तो उसका डीएनए से पता लगाएगा। कैसे पता लगाएगा? यानी कोई किसका संतान है, ठीक है ना, उसका पता कैसे लगाते हैं? डीएनए। कैसे लगाते हैं? डीएनए से लगाते हैं। तो क्या करेगा? तो कैसे पता लगाएगा? तो नरेंद्र मोदी का डीएनए लेगा, नरेंद्र मोदी का। आप बोलेगा डीएनए कैसे लेगा? तो डीएनए लेने के लिए तुम्हारा एगो बाल ले लेगा ना, तुम्हारा एगो बाल ले लेगा, उससे भी पता लगा लेगा तुम्हारा डीएनए, ठीक है ना। या तुम्हारा थोड़ा सा भी इतने भी खून ले लिया तो उससे पता लगा लेगा तुम्हारा डीएनए। यानी शरीर का तुम्हारा थोड़ा सा भी हिस्सा ले लेगा, उससे तुम्हारा डीएनए के बारे में पूरा में पता लगा लेगा। समझ आ रहा है ना? तो कैसे पता लगाएगा? तो नरेंद्र मोदी का डीएनए लेगा, जो लड़का हल्ला कर रहा है कि हम नरेंद्र मोदी बेटा है, उसका भी डीएनए लेगा, उसका भी। और दोनों का डीएनए का मैच करेगा, क्योंकि बताए थे अनुवांशिक गुण में क्या होता है? अनुवांशिक गुण किसे कहते हैं? अनुवांशिकता किसे कहते हैं? तो बताए थे जब अनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में जाता है उसे अनुवांशिकता कहते हैं। तो जब नरेंद्र मोदी का छोटवा मान लो बेटवा होगा, तो नरेंद्र मोदी के गुण इसमें गया होगा, और इसका अनुवांशिक गुण गया होगा ना। तो जब दोनों डीएनए मैच कर जाएगा तो क्या उसका बेटा हो जाएगा। अगर इसका अब इसका अगर मैच ना किया तो क्या करेगा? इसको लपड़ा के भगा देगा कि बेटा तुम झूठ बोलता है, कि केस हो जाएगा, इस पर ना हो जाएगा। तो डीएनए से पता चलता है किसका? तो अनुवांशिक गुण का पता चलता है। अनुवांशिक गुण का कोई दिक्कत है? तो चिंपांजी पूछेगा मानव, क्या बोलेगा? मानव विकास के दृष्टि से, विकास के दृष्टि से किसके करीब है? तो बोलना चिंपांजी का। किसका बोलना है? तो मानव विकास की दृष्टि से समान है। तो सबसे ज़्यादा समान किसका है? बंदर के चिंपांजी। तो चिंपांजी का बोलना है समान है। यानी मानव को ले लो, ठीक है ना, मानव का डीएनए ले लेते हैं, मानव का डीएनए ले लेते हैं, और चिंपांजी का डीएनए ले लेते हैं, तो दोनों का 90% डीएनए मैच कर जाता है। समझ आ रहा है ना? यानी मानव का डीएनए
और चिंपांजी का डीएनए, दोनों का 90% डीएनए नम समान है। क्या है? 1% डीएनए खाली नहीं मैच करता है। इसी कारण क्या हुआ, मानव उतना अलग दिख रहा है और चिंपांजी उतना अलग दिख रहा है, सिर्फ 1% डीएनए मैच नहीं करने के कारण। समझ आ रहा है ना? अगर 1% डीएनए भी मैच कर जाता तो मानव और चिंपांजी में सेम टू सेम दिखता। समझ आ रहा है ना? फिर वो चिंपांजी रहबे नहीं करता, फिर तो मानव भी बन जाता, सेम टू सेम दिखता था। समझ आ रहा है? तो 90 बोल रहे हैं, 99% डीएनए मानव और चिंपांजी का सेम टू सेम मिल जाता है, 1% नहीं मिलता। इस कारण चिंपांजी रह गया, मानव बन गया। समझ आया तुम लोग को? हाँ, समझ आया रे? तो चैप्टर क्या हुआ, खल्लास क्या हुआ? तो तुम लोग को बताया था पूछे। अच्छा, तुम लोग पूछेगा जैव विकास किसे कहते हैं, तुम लोग बता चुके हैं, तो क्या बोलना है? जैव विकास किसे कहते हैं, तो क्या बोलना है? हाँ, तो जैव विकास किसे कहते हैं? तो जब हम जैव विकास में किसका अध्ययन करते हैं? जीवों की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं। तो जीवों का उत्पत्ति एवं उसके यहाँ ध्यान, जीवों का उत्पत्ति एवं उसका इतिहास। पूछेगा जैव विकास किसे कहते हैं, तो क्या बोलना है? बोलना है जीवों का उत्पत्ति एवं इतिहास के बारे में अध्ययन नहीं कर रहा है कि पहले क्या था, चिंपांजी था, फिर आदि मानव बना, फिर धीरे धीरे विकास होता है तो क्या बना, मानव बना, बोले थे ना। तो जीवों का उत्पत्ति इतिहास एवं लगातार, यहाँ ध्यान दे, लगातार उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जैसे पहले चिंपांजी था, फिर आदि मानव बना, धीरे धीरे मानव हुआ। तो जीवों का उत्पत्ति इतिहास एवं लगातार परिवर्तन के अध्ययन को क्या करते हैं, तो उसी को कहते हैं जैव विकास। क्या कहते हैं? जैव का क्या हुआ, विकास हो रहा है। क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। और इसके बारे में कौन बताया था? डार्विन दिया था, सिद्धांत बताए थे ना। और तुम लोग को फिर बताए थे, क्या दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था ना। फिर तुम लोग बताए थे लेमार्क क्या दिया था, तो लेमार्क दिया था उपार्जित लक्षण का सिद्धांत, बताए थे ना। उपार्जित लक्षण किसे कहते हैं, तो बताया था तुम लोग को कि मान लो कि यहाँ ध्यान दो, तुम लोग का जो अंग जो ज़्यादा काम कर रहा है, जो ज़्यादा अंग काम कर रहा है वो क्या रहेगा, तो उसको मतलब ज़्यादा विकसित हो जाएगा। और जो कम अंग काम कर रहा है क्या कम में विकसित रहेगा। जैसे हम दोनों हाथ में कौन ज़्यादा काम करते हैं, दायां हाथ के काम करते हैं, तो दायां हाथ क्या होगा, ज़्यादा विकसित हो गया। इसे दायां हाथ क्या करता है, यहाँ ध्यान दे, दायां हाथ क्या करता है, कोई ज़्यादा वजन को उठा लेगा, ठीक है ना। किसी को तुम मार बायां हाथ से थप्पड़ मार और किसी को दायां हाथ से थप्पड़ दे, कौन किससे घुलट जाएगा, दायां से घुलट जाएगा। यानी उपार्जित लक्षण में क्या होता है, यहाँ ध्यान दे ए बंदर, उपार्जित लक्षण, यहाँ ये लोग हल्ले करने में रहेगा। उपार्जित लक्षण में क्या होता है कि जिस अंग का प्रयोग ज़्यादा करेंगे वो क्या होगा, ज़्यादा विकसित हो जाएगा ना। और किसी को देखता है ना कि दाहिने हाथ से ज़्यादा काम करता है ना, यानी दाहिना हाथ का ज़्यादा प्रयोग किया, उसका दाहिना हाथ ज़्यादा दाना बोल दे, दाहिना तो हम लोग सबका है। किसी का बायां हाथ ज़्यादा यूज करेगा तो उसका बायां हाथ क्या होगा, ज़्यादा विकसित हो जाएगा, और दाहिना उतना विकसित नहीं रहता है क्या। तो जिस अंग का तुम ज़्यादा प्रयोग करेगा उसका क्या होगा, ज़्यादा विकसित हो जाएगा। जैसे बताया था क्या, लेमार्क बताया था क्या कि बताया था, जैसे जिराफ था वो अपना मुड़िया ज़्यादा प्रयोग कर रहा था तो मुड़िया क्या हो गया, लंबा हो गया ना, बताया था ना। ऐसे बताया था, तो लोहार है वो पिट रहा है तो यहाँ ज़्यादा उसका मजबूत हो जाएगा। इससे मारेगा तो तुमको चिरमिरा देगा ना देगा, ऐसे मारेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ गया तुम लोग को? कि चैप्टर हुआ खल्लास। चैप्टर क्या हुआ, खल्लास। कल पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर बायोलॉजी पढ़ाएंगे, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर, यहाँ ध्यान दे, बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 पढ़ाएंगे, 7 था ये ना, 8 पढ़ाएंगे। वो एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। एक ही क्लास में क्या होगा, एक ही क्लास में एंड हो जाएगा वो, ठीक है ना। ठीक है, एक ही क्लास में तो बायोलॉजी का समाप्त। अब बचेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के लास्ट वाला चैप्टर, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो बात हम एक दिन क्लास लेंगे तो एक दिन क्लास में दोनों खत्म हो जाएगा। तो मान लो कि केमिस्ट्री का एक दिन लेंगे, फिजिक्स का एक दिन लेंगे। उससे पहले तुम लोग को बता देना चाहते हो जो अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, एक तो मेरा जगदेव ब्लॉग कॉमेडी वाला, और एक है जिक्के जीएस मस्ती जनरल कंपटीशन का, इसको भी तुम लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। चलिए जल्दी।